शिक्षा का एकदम भट्टा बिठा दिया गया है। सब हवाई जहाज में घूमेंगे और लोगों से कहेंगे कि ना घूमो। हर आदमी इस मुल्क में जो पैदा हुआ और जो सच्चाई की जिंदगी जीता है, उसको अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उसका कसूर नहीं है, हमारी व्यवस्था का कसूर है। हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज जॉब की पैदा नहीं की जा रही। हम उसको कॉकरोच कहने की जगह उसके दर्द को समझें और उसकी क्षमता का इस्तेमाल बेहतर कैसे हो देश निर्माण में, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जिम्मेवारी से भागने की ज़रूरत नहीं है। गंभीर बात यह है कि जिस वजह से हमारे देश में और दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये किल्लत पैदा किसने की? ये किल्लत पैदा की अमेरिका ने, इजराइल के हमले ने, और उस हमले में हमारी भी भागीदारी है बदकिस्मती से। अभी भी हम अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, इजराइल से हथियार खरीदते हैं। हमारी जुबान नहीं खुलती जुल्म को जुल्म कहने की। हिंदुस्तान वो मुल्क है जबकि आज से बहुत ही कमजोर आर्थिक हालत हमारी थी 1947, 48, 50 में, फिर भी हमने उस वक्त के किसी भी साम्राज्यवादी हमले का विरोध किया। आज हमारी जुबान नहीं खुलती। प्रधानमंत्री के चेहरे पे ताज्जुब है मुझे कि उनमें बोलने की हिम्मत कैसे आई कि आप हवाई, मैं चाहता हूँ सादगी से तो रहो, लेकिन इस तरीके का दोगलापन ना करो कि आप तो जाएंगे हवाई, सामने सही कहा कि आप हवाई जहाज में घूमेंगे और लोगों से कहेंगे कि ना घूमो। मैं मानता हूं कि हम लोगों को सादगी से रहना ही चाहिए, क्योंकि आपकी, अगर आपके पास पैसा भी है, आपकी कमाई नहीं है, वो हिंदुस्तान के किसान मजदूरों की कमाई है जो आपके पास पहुंच गई। लिहाजा खर्चे में तो मितव्ययता बरतनी ही चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री 1 मिनट में ये बात कहते हैं और दूसरी तरफ कुछ और करते हैं, उससे उलट, तो ये तो कलंकित करने वाली बात है देश को। सर, एक सवाल उठता है कि लोकतंत्र, लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं बचा भारत में। राहुल गांधी जो है हमेशा से अपने मंचों से बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि देश में संविधान अभी भी बचा है, लोकतंत्र बचा हुआ है? इस अंश में तो बचा हुआ है कि हम जैसे लोग पेंशन पा रहे हैं, हम जैसे लोग जो प्रिविलेज्ड फ्यू है इस देश में, वो कारों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, उनके लिए छूट है। तो उस लिसेंस में तो भाई उनके लिए तो आज़ादी है, लोकतंत्र है। लेकिन जहाँ तक आम लोगों की बात है और जिनकी तादाद देश के 90% लोग हैं, उनमें पुलिस का खौफ है। उनको कल का भरोसा नहीं कि अगर आपने सच्ची बात कही तो आपके बच्चों को नौकरी मिल पाएगी। शिक्षा का एकदम भट्टा बिठा दिया गया है। संविधान तो ये कहता है कि आप इंसान इंसान में फर्क ना करें। ये हुकूमत 24 घंटे देशवासियों को घुसपैठिया कहती है। हमारे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर ये तमाशा करते हैं, जबकि गरीबों में घुसपैठिया कोई नहीं होता। अभी वहाँ पे अहमदाबाद की बस्ती बुलडोज करा दी। मैं उधर आसाम गया तो पता लगा वहाँ का एक गांव पूरा बुलडोज करा दिया, चरुआ बाखरा। ये क्या चीज़ है? यानी संविधान पर उसकी रूह पर हमला है। तो ये तो हमला हो ही रहा है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान या हिंदू किसी आदमी की पहचान नहीं है, सिर्फ एक लेबल है। जैसे मेरे नाम पे विपिन त्रिपाठी लिखा हुआ है, वो मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान एक मुकम्मल शख्स के रूप में है। उसी तरीके से हिंदुस्तान का मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे से कोई हो, चाहे दलित सवर्ण कोई हो, ये जात के लेवल और धर्म के लेवल उसकी पहचान नहीं है। वो एक मुकम्मल एंटिटी है, ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, और इस मेहनत की रोटी खाता है और खिलाता है मुल्क को। 90% में मुसलमान देश का मजदूर तबके, कारीगर तबके, किसान तबके का है, और देश के निर्माण में उसका 50% श्रम जाता है। जितनी मेहनत का वो हक, मजदूरी का हकदार है, जितनी कमाई का हकदार है हमारे देश का आम आदमी, उसकी कमाई उससे आधी है। इसका मतलब उसका शोषण का शिकार है। मैं जी इसी इत्र में एक और सवाल है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि सड़क पे नमाज मत पढ़े, शिफ्ट में नमाज पढ़े। अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो आपको बात माननी पड़ेगी, अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो आपका इलाज कर दिया जाएगा। इस तरह का बयान देना एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? शोभा तो हल्की चीज कही आपने। इस तरीके का बयान
तानाशाही फरमान है कि आप तो सड़कों पे घूम लेंगे, हर किस्म के उपद्रव करेंगे, लिंचिंग करवा देंगे। आप जानिए क्या क्या करते हैं। अयोध्या का जो उद्घाटन हुआ तो क्या क्या हुआ, सड़कें बंद हो गई, लोगों को कब जाने आने की मुश्किल पड़ गई। और यहाँ तो वो भी जिस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन में तमाशे किए गए, वो की भक्ति था भी नहीं, वो तो भक्ति से कोई ताल्लुक नहीं था उसका। तो उसमें तो आप इतना करोगे और यहाँ पर लोगों से कहोगे कि भाई सड़क पे नमाज ना पढ़ो क्योंकि यातायात रुक जाएगा। ये मैं चाहता हूँ कि लोग सड़क पे नमाज ना पढ़ें, सड़क के किनारे पढ़ें ताकि यातायात ना रुके। और आमतौर पर जितनी जगह मैंने ईद की नमाज देखी है वहाँ पर लोग इस बात का ख्याल करते ही हैं। हाँ, थोड़ी बहुत देर के लिए कभी बड़ी गैदरिंग हो तो एक आध जगह वो भी रुकता हुआ मैंने देखा है। तो ये तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देशवासी जब नमाज पढ़ें तो ट्रैफिक ना रुके, इसका ख्याल करें। इतना तो ठीक है, लेकिन पार्क है, पार्कों में पढ़ सकते हैं। आपका काम, प्रशासन का काम लोगों को जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कराना है, उनको जलील करना नहीं है। बहुत सही कहा है चीफ जस्टिस ने, बहुत सही कहा। मैं समर्थन करता हूं और उनको सलाम करता हूं कि सोए हुए नौजवानों को जिनके कानों में तेल डाल करके, हाथों में व्हाट्सएप चला करके, फेसबुक पे लगे थे, जगाया। और कॉकरोच ने बहुत अच्छा कह दिया। सुनिए 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 सुनिए, यूथ जो होता है, जो आपने अभी कार्यक्रम में देखे थे, एडवोकेट अरशद आजमी थे, मंजारी थे, बहुत सारे लोग थे, ये सब स्कॉलर हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बहुतों को मौका नहीं मिलता है, बहुतों को मौका नहीं मिलता है पढ़ने का, मतलब जेएनयू में जाने का, डीयू में जाने का, एमयू में जाने का। जब आपको मौका मिला है जाने का तो आप सिस्टम को समझते हैं, डेमोक्रेसी को समझते हैं। हमारे माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने जो बात कहा, मैं शेख मोहम्मद सिकंदर आजम सलाम करता हूं कि ये बात पहले क्यों नहीं कहा था। ये नौजवान देश का कीड़ा कूड़ा बन गया था, वो जानता है कि हमारा देश भ्रष्ट हो रहा था। पैरासाइट है देश का युवा। मेरे नौजवान को उनको पहले देना चाहिए था। जिस नौजवानों को समझना चाहिए था कि भाई ये देश का लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, यहाँ पर नीट का परीक्षा कैंसिल होता जा रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, किसको चुनना चाहिए, ये सब नौजवान देखने के बावजूद भी रील में लगा हुआ था, व्हाट्सएप में लगा था। माननीय महोदय ने, माननीय जस्टिस महोदय ने कह करके इनको जगाया है। आप दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं उनको। तो जाग रहा है युवा, आप समझ रहे हैं कि जाग गया युवा भी युवा जाग रहा है। हाँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, बिल्कुल समर्थन करता हूँ। हाँ। क्या आपकी नाक के नीचे धर्मेंद्र प्रधान के अंदर नीट की परीक्षाएं, सारे जो प्रोफेसर्स के फोटो आ रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, वो सब कोचिंग सेंटर सीकर से जो केरल तक कैसे पर्चा पहुंच गया। और यहाँ पर कम से कम 22 लाख छात्रों का भविष्य एकदम दांव पे लगा दिया। 10 साल से नौजवान देश का यूनिवर्सिटी का चुप है, खामोश है। देश का एक प्रधानमंत्री 2016 में आता है, कहता है कि हाँ जी हाँ मैं पूंजीपतियों का सहयोग करता हूँ, हाँ जी हाँ मैं यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट का सहयोग दूंगा। और खामोश है नौजवान, उसको कैसे जगाएगा यूथ को। इससे बेहतर शब्द नहीं था उनके पास में। क्या कीड़े मकोड़े कहते, नाली के कीड़ा कहते। इस 18 लाख 20 लाख रुपया तुम पर खर्च होता है, करोड़ रुपया खर्च होता है, तुमको ग्रेजुएट बनाया जाता है। तुम देश को समझो, समाज को समझो, और तुम खामोश हो। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, रील में उन्होंने तो समझाया है। और एक एलीट आदमी कैसे समझाएगा, वो लंबी निबंध तो लिखेगा नहीं। बेहतरीन बात कहा उन्होंने, मैं समर्थन करता हूं। अगर जागना है उनके बात को लेकर तो जागो। तुम अपने पंचायत तुम्हारा कहाँ है? अरे अखिल आप जाइए पंचायतों में जाइए, एक एक पंचायत में 200 नौजवान है, पढ़ा लिखा है, मोरली स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशनली है, और ईमानदार भी है और गरीब भी है। और वहां के प्रधान लूट रहा है ब्रॉड डे लाइट, बकरी चलाने वाली से, मजदूरन से। वो जो वीडियो बन के गया, जो IAS बन कर गया है, से कई लाखों में चुन करके 20,000 लोगों में चुन कर गया है और जाकर लूटमार कर रहा है। और मैं बताना चाहता हूं, सबूत देना चाहता हूं, इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का ये कोई एलिगेशन नहीं है। आपके देश में कैग है, वो संवैधानिक संस्था है, उसका रिपोर्ट है। अब कहां कहां बात करेंगे भाई। नमामि गंगा के बारे में 42,000 करोड़ का घोटाला हो गया, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सर्च कीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में कैग का रिपोर्टर नौजवान खामोश था। तो उस खामोश नौजवान को, सोए हुए नौजवान को जगाने के लिए हमारे माननीय महोदय ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉकरोच की तरह है। कॉकरोच जिनको कहा गया युवाओं को, क्या ये सोशल मीडिया पर ही जागेंगे या सड़कों पर भी? क्योंकि जो उन्होंने पेज बनाया, जो प्रोफाइल वगैरह बनाई गई, तकरीबन 11 मिलियन फॉलोअर्स 4 दिन में बढ़ गए, लेकिन वो जमीन पे तो नहीं दिखाई दिया। जब सोशल मीडिया नहीं था, अंग्रेजों से लड़ गए देश के लोग, साक्षरता 12% था। उनकी बंदूक की गोलियां गिनते थे लोग, और छाती संख्या गिनते थे। उन लोगों ने देश की आज़ादी सोशल मीडिया से लिया था।
रोड पे आने के बाद लिया था। ये नौजवान कॉकरोच से भी बदतर है। अगर जानता चाहता है कि कॉकरोच से अच्छा बनना चाहता है तो रोड पे आए और पूछे, उस पंचायत वक्त से पूछे, विधायक से पूछे, सांसद से पूछे कि क्या हो रहा है देश में। क्या जेनजी जिस तरीके से नेपाल में आएगा, इसे भारत को जेनजी नेपाल जैसा, जैसे नेपाल में, जैसा चीन में, जैसा रूस में, उसका अपना अपना सबका सिस्टम है, हमारी अपनी जरूरत है। ये तुलनात्मक बात कहां से आ जाती है भाई? तुलना की बात कहां से आ जाती है? मैं कहता हूं कि मैं मोहम्मद सिकंदर आजम, मैं बिहार का रहने वाला हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं सीएजी की रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट में लेकर गया और हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया। किस तरीके के जेनजीज को आप जगाना चाहते हैं? किसी जिंजर को नहीं, हम अपने देश के नागरिक को जगाना चाहते हैं कि भाई हमारा देश है, हमारे देश की आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। हमारे देश में संविधान है, लिखित है, 2 साल 11 महीना 18 दिन उसमें समय लगा हुआ है। लोगों ने अपनी छातियों की, अपनी जान की कुर्बानी दी, लोगों ने अपने औलाद की कुर्बानी दी, तब जाकर देश मिला। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो नमाज है रोड पे नहीं पढ़ने देंगे, अगर नमाज रोड पे पढ़ी गई तो इलाज बिल्कुल सही कहा योगी आदित्यनाथ ने, बिल्कुल सही कहा कि नमाज रोड बढ़िया सीधा कर देगा। नमाज क्या है? उन्होंने सर्च किया कि नमाज जुमा सिर्फ फर्ज नहीं है, 5 वक्त की नमाज फर्ज होती है इस्लाम पर, मुसलमानों पे, सिर्फ फ्राइडे को नहीं, सिर्फ फ्राइडे को नहीं, रस्म बना कर रख दिया लोगों ने। उन्होंने बिल्कुल सही बात कहा। मैं आदित्यनाथ योगी की बात की समर्थन करता हूँ, बिल्कुल समर्थन करता हूँ। मैं शेख मोहम्मद सिकंदर आजम समर्थन करता हूँ। जनसंख्या जब ज्यादा है, नहीं पहुंच होती तो भाई रोड पे नमाज 5 मिनट। मस्जिदों को बढ़ाए, 4 मंजिल करे, घर में तुम्हारा 4 मंजिल हो गया, मस्जिद क्यों नहीं हुई?